दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ कुल्हाड़ी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जिले। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख जिले। तालाब और जिलों में क्या अंतर है? तालाब किसे कहते हैं? ऐसी जल राशि जो चारों ओर से धरातल से घिरी होती है तथा सूर्य की किरणें इस जल राशि के धरातलीय स्तर तक पहुंच जाती है, उसे तालाब कहते हैं। वहीं देखें तो झील किसे कहते हैं? ऐसी जल राशि जो चारों ओर से धरातल से घिरी होती है तथा सूर्य की किरणें इस जल राशि के धरातलीय स्तर तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसे झील कहते हैं। तथा आप दोस्तों, तालाब और झील में सिर्फ इतना सा फर्क है कि सूर्य की किरणें जो धरातल के अंदर पहुंचती है उसे तो कहते हैं तालाब, और जहाँ पर धरातल के अंदर नहीं पहुंच पाती है उसे झील कहते हैं। भाई हम देखते हैं तो जिलों को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो निर्माण के आधार पर और दूसरा है जल में लवणता के आधार पर। निर्माण के आधार पर पुनः हमने दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक जिले और कृत्रिम जिले। और लवणता के आधार पर हमने पुनः दो भागों में बांटा है, मीठे या ताज़ा पानी की जिले एवं खारे पानी की जिले। निर्माण के आधार पर जिले में प्राकृतिक जिले आती है पहले, जिसमें उदाहरण देखें तो वलन झील, बृहस झील, लेंगुन झील, ज्वालामुखी झील, उल्कापिंड झील है। वहीं दूसरी कृत्रिम झील में देखें तो किसे कहते हैं? बांधों के पीछे निर्मित समस्त जलाशय कृत्रिम झील का उदाहरण है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक झीलों का निर्माण मेवाड़ के शासकों द्वारा किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला या झीलों की नगरी या पूर्व का वेनिस उदयपुर जिले को कहते हैं। आगे बढ़ते तो राजस्थान के मीठे पानी की झीलें, जिसमें पहले झील आती है जयसमंद झील। यह सलम्बुर जिले में स्थित है। सलम्बुर जिला न आए तो यह उदयपुर भी जिला है। इसका निर्माण वर्ष 1687 में से लेकर 1651 के मध्य महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया। ये किस श्रेणी की झील है? तो ये कृत्रिम श्रेणी की झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील या कृत्रिम झील इसे माना जाता है। इसमें जल का स्रोत गोमती नदी का जल एकत्रित होकर आता है। इसका उपनाम देखें तो ढेबर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। जयसमंद झील के आसपास का वन्य क्षेत्र जयसमंद अभयारण्य कहलाता है। वहीं एक हम रफली डायग्राम में देखें तो आप मान सकते हैं जयसमंद झील का चित्र है तथा इसका पूर्वी भाग लसाड़िया का पठार है। तो इसके अंदर 7 टापू है, जिसमें से सबसे बड़ा टापू बाबा का बागड़ा एवं सबसे छोटा टापू प्यारी नाम से जाना जाता है। वह इसके आसपास का क्षेत्र जयसमंद अभयारण्य के नाम से जाना जाता है तथा इस झील से श्यामपुरा नहर व भाट नहर निकाली गई है। इन्हीं बातों को हम शब्दों में देखें तो जयसमंद झील के पूर्वी भाग में मिलने वाला कटाफटा पठार लसाड़िया का पठार कहलाता है। इन टापुओं पर भील एवं मीना जनजाति के लोग निवास करते हैं। बाबा का बागड़ा टापू पर होटल आइसलैंड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है एवं इसे जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है, अर्थात जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो राजसमंद झील। इसकी स्थिति देखते हैं तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1662 से 1676 के मध्य महाराणा जय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया है। इस झील की श्रेणी देखें तो यह कृत्रिम झील की श्रेणी में आती है। इस झील में गोमती नदी का जल एकत्रित होता है। आगे बढ़ते तो राजस्थान की प्रथम झील, जिसका निर्माण का प्रमुख उद्देश्य अकाल राहत कार्य या रोजगार देना था। इस झील का हम रफली डायग्राम देखें तो झील के आसपास हमें एक घेवर माता का मंदिर दिखाई देता है, अर्थात ये घेवर माता राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती हैं, क्योंकि इनका इस झील के पास मंदिर इसलिए बना है क्योंकि जिस समय इस झील की नींव रखी गई तब पुरोहितों के द्वारा कहा गया कि इस झील की नींव जो कुंवारी कन्या रखेगी, अर्थात कोई विशेष पहचान उसके शरीर पर होगी, तो इस झील में कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी। तब घेवर माता नाम की कुंवारी कन्या ने सती होकर इस झील की नींव रखी। तब इस झील के पास घेवर माता नामक मंदिर बनाया गया
तथा इन्हें राजस्थान की एकमात्र कुंवारी सती के नाम से भी जाना जाता है। वही इस झील के पास राज प्रशस्ति अर्थात राजा की प्रशंसा में लिखा गया राज प्रशस्ति कहलाता है। यहाँ पर 25 संगमरमर के शिलालेख स्थित हैं। यह राजस्थान का सबसे बड़ा या विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकीपाल कहलाता है। इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, जिसमें महाराणा बप्पा रावल से राज सिंह जी तक का इतिहास राज प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट हैं तथा इन्होंने संस्कृत भाषा में इस प्रशस्ति को लिखा है। इस प्रशस्ति में 24 अध्याय हैं, जिनमें 1106 श्लोकों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते तो पिछोला झील, इसकी स्थिति उदयपुर शहर में हमें देखने को मिलती है। इस झील का निर्माण लक्ष्य सिंह या लाखा के शासनकाल में पिछुमार बंजारा नामक या चित्तर बंजारा द्वारा करवाया गया, अपनी बैल की स्मृति में। यह झील कृत्रिम झील की श्रेणी में शामिल है। इस झील में जल एकत्रित सीसारामा नदी एवं बुजड़ा नदी का जल एकत्रित होता है। इस झील का हम रपली डायग्राम देखें तो इस झील के अंदर सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नौका का सफल परीक्षण इसी झील में मेवाड़ अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया तथा इस झील के अंदर हमें 2 महल दिखाई देते हैं, जिसमें से एक महल है जग निवास, जिसका निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया। वही एक है जग मंदिर, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया तथा इस झील के पश्चिमी भाग में हमें नटनी का चबूतरा देखने को मिलता है। वह इसके उत्तरी भाग में मेवाड़ रियासत के महल हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं बातों को हम शब्दों में देखें तो मेवाड़ रियासत के राजमहल या सिटी पैलेस इस झील के पूर्व में उत्तर में दिखने को मिलते हैं, जिसे फर्ग्यूसन द्वारा इन महलों की तुलना महारानी विक्टोरिया के राजमहलों से की गई है, इसलिए इन्हें पूर्व का विंडसर कहा गया है। आगे बढ़ते तो फतेह सागर झील, इसकी स्थिति उदयपुर शहर में देखने को मिलती है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह द्वारा देबाली तालाब का निर्माण करवाया गया था। तब कुछ समय पश्चात महाराणा भीम सिंह द्वारा देबाली तालाब को नष्ट करवाया गया। फिर 1888 में फतेह सिंह द्वारा देबाली तालाब को पुनः निर्मित करवाया तथा इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया। इस झील का उपनाम देखें तो कर्नाट झील कहते हैं, क्योंकि राजकुमार ड्यूक ऑफ कर्नाट ने नींव रखने के कारण इसे कर्नाट झील भी कहते हैं। आगे बढ़े तो इस झील का रफली डायग्राम हम देखें तो इस झील के अंदर मध्य में नेहरू उद्यान है तथा इस झील के मध्य में सौर वेधशाला देखने को मिलती है। यहाँ सूर्य की बाह्य सतह का अध्ययन किया जाता है तथा इस सौर वेधशाला में प्रसिद्ध दूरबीन मास्ट दूरबीन रखी गई है। उदयपुर जिले में सर्वाधिक नौकायन का कार्य इसी झील में होता है। फतेह सागर झील की पाल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। वहीं इस झील के पश्चिमी भाग में हमें नीमच माता का मंदिर एक पहाड़ी पर देखने को मिलता है। वहीं मोती डूंगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप एवं चेतक का स्मारक देखने को मिलता है। वहीं इसी झील में कृत्रिम मछली घर अंडर द सन एक्वेरियम बना हुआ है। आगे बढ़ते तो स्वरूप सागर झील सन 1857 में महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया। यह झील या नहर 2 बड़ी झीलों को आपस में जोड़ती है, अर्थात ये फतेह सागर झील व पिछोला झील को आपस में जोड़ती है। आगे बढ़ते तो उदय सागर झील, गोकुंदा हिल्स उदयपुर से आयड नदी का उद्गम होता है, जो उदय सागर झील में जाकर गिरती है। आयड नदी के किनारे पर उदयपुर शहर एवं आयड सभ्यता बसी हुई है। वहीं उदय सागर झील से बेड़स नदी का उद्गम होता है। बेड़स नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। उदय सागर झील की स्थिति देखें तो यह उदयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सन 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा इस झील का निर्माण करा गया। इसे जल की प्राप्ति आयड नदी से होती है। आगे बढ़ते तो पुष्कर झील, इसकी स्थिति पुष्कर अजमेर में हमें देखने को मिलती है।
इस झील के निर्माण का दो मत हमें को देखने को मिलते हैं, जिसमें पौराणिक मत देखें तो ब्रह्मा जी के कमलासन से पंखुड़ी के टूटकर गिरने से माना जाता है। वहीं एक और पौराणिक मत देखें तो अमृत कलश से अमृत बूंद गिरने से भी माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक मत माने तो ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील या कोलोडेरा झील से इसका निर्माण हुआ है। इस झील के उपनाम है तीर्थों का तीर्थ, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा तथा इस झील की आकृति देखें तो अर्धचंद्राकार है। राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी इसे माना जाता है, वह राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी इसे माना जाता है। इस झील की सफाई का कार्य कनाडा देश के आर्थिक व तकनीकी सहयोग के द्वारा किया जाता है। इस झील का रफली डायग्राम देखें तो इस झील के पास हमें कई मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का मंदिर है। यह विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहीं अन्य मंदिर में देखें तो गायत्री मंदिर, सावित्री माता मंदिर जिसमें रोपवे लगा हुआ है, रंगनाथ मंदिर, वराह मंदिर है। इस झील के चारों ओर शंकराचार्य के द्वारा कुल 52 घाटों का निर्माण कराया गया है, जिनमें से प्रसिद्ध घाट देखें तो गौ घाट या गौ घाट या गांधी घाट है, अर्थात जनाना घाट भी इसे नाम से जाना जाता है। पुष्कर झील के आसपास प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला आयोजित होता है। इस मेले में दीपदान की प्रथा देखने को मिलती है। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला पुष्कर मेले के नाम को माना जाता है। आगे बढ़ते तो अन्ना सागर झील, इसकी देखते हैं तो यह अजमेर शहर में देखने को मिलती है। इसका निर्माण सन 1135 से 1137 के मध्य अर्णोराज या अन्ना जी द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। यह झील कृत्रिम झील की श्रेणी में आती है। इस झील को जलापूर्ति बांडी नदी एवं चंद्रा नदी का जल एकत्रित होकर होता है। जहांगीर ने अन्ना सागर झील की सुंदरता को देखते हुए इसे नूर-ए-चश्मा नाम दिया था। जहांगीर द्वारा इस झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण कराया गया तथा इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के पुत्र खुर्रम या शाहजहां के द्वारा झील के किनारे 5 संगमरमर की बारहदरियां का निर्माण कराया गया है। आगे बढ़ते तो फॉयसागर झील स्थित, इस झील की स्थिति देखें तो ये हमें अजमेर में देखने को मिलती है। इसका निर्माण सन 1891 से 92 के मध्य अंग्रेज इंजीनियर फाय के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया। यह झील कृत्रिम झील की श्रेणी में शामिल है। यह झील बाड़ी नदी का जल एकत्रित करती है। निर्माण का प्रमुख उद्देश्य अकाल रात कार्य या रोजगार के तहत इस झील का निर्माण कराया गया। आगे बढ़ते तो नक्की झील। यह झील हमें माउंट आबू या सिरोही जिले में देखने को मिलती है। इसका निर्माण हमें पौराणिक मत के अनुसार देखें तो देवताओं ने अपने नाखून द्वारा खोदकर इस झील का निर्माण कराया, लेकिन वैज्ञानिक मत देखें तो ज्वालामुखी या क्रेटर झील से इस झील का निर्माण हुआ है। इस झील की श्रेणी देखें तो प्राकृतिक झील की श्रेणी में शामिल है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है वह नक्की झील है। गरासिया जनजाति के लोग इसे अत्यंत पवित्र झील मानते हैं तथा वह अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। इस झील के आसपास प्रमुख मंदिर रघुनाथ जी का मंदिर, रसिया बालम का मंदिर या कुंवारी कन्या का मंदिर देखने को मिलता है। वहीं भारत माता का मंदिर भी इसी झील के किनारे है। इस झील के अंदर प्रमुख चट्टानें हमें देखने को मिलती है, जिन चट्टानों का नाम नन रॉक, टोड रॉक, हार्नॉक इसी झील में है। प्रमुख गुफाएं इस झील के आसपास देखने को मिलती है। हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा गुफा व नल गुफा है। आगे बढ़ते तो सिलीसेट झील। इस झील की स्थिति देखें तो यह हमें अलवर जिले में देखने को मिलती है। इसका निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला के नाम पर इस झील का निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण वर्ष देखें तो 1845 है। इस झील की श्रेणी देखें तो कृत्रिम झील की श्रेणी में से माना जाता है। इस झील का उपनाम नंदन कानन है। इस झील के जल द्वारा अलवर शहर को पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। इस झील के किनारे सिलीसेड महल का निर्माण कराया गया, जिसे वर्तमान में
आरटीडीसी के द्वारा होटल सिलीशेड के रूप में परिवर्तित किया गया है। झील की कुछ किलोमीटर की दूरी पर गरबाजी मंदिर या जलप्रपात स्थित है। आगे बढ़ते तो कोलाई झील। इस झील की स्थिति हमें बीकानेर में देखने को मिलती है। इस झील का उपनाम पश्चिमी राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान एवं कपिल सरोवर है। इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है तथा यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला आयोजित होता है। इस मेले में भी दीपदान महोत्सव का आयोजित किया जाता है। यह झील के चारों ओर पीपल के वृक्षों की प्रधानता देखने को हमें मिलती है। राजस्थान के अन्य जिलों में देखें तो कायलाना झील यह प्राकृतिक झील है। इसका वर्तमान स्वरूप प्रताप सिंह द्वारा दिया गया है। यह झील जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है। इस झील के निकट हमें माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान एवं माचिया सफारी मृग वन देखने को मिलता है। बालसमंद झील, जसवंत सागर झील, पिचिया झील, गुलाब सागर झील का संबंध हमें जोधपुर जिले से देखने को मिलता है। वही अजीत सागर, पन्नालाल शाह तालाब हमें झुंझुनू जिले से देखने को मिलते हैं। मावठा झील आमेर जयपुर से, कानौत झील बस्सी जयपुर से हमें देखने को मिलता है। यह इसी झील में सर्वाधिक मछली उत्पादन भी किया जाता है। जमुआ रामगढ़ झील, ये हमें जमुआ रामगढ़ जयपुर से संबंध है देखने को मिलता है। यह वर्तमान में पूर्णतः सूख चुकी है। पहले इसी झील के द्वारा जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति का कार्य किया जाता था। आगे बढ़ते तो मानसागर झील, जलमल के चारों ओर मिलने वाली झील है। ये जयपुर में स्थित है। वर्तमान में यह दूषित होती जा रही है। आगे बढ़ते तो माधव सागर झील, इसका संबंध दूसा से देखने को मिलता है। वही गेप सागर झील का संबंध डूंगरपुर जिले से हमें देखने को मिलता है। इस झील के किनारे कालीबाई भील एवं नानाबाई खाट का स्मारक तथा बादल महल स्थित है। तलवाड़ा झील का संबंध हनुमानगढ़ से देखने को मिलता है। घग्गर नदी से संबंधित यह झील है। मोती झील भरतपुर में स्थित है। इसका उपनाम भरतपुर की जीवन रेखा है। अनूप सागर झील एवं सूरसागर झील का संबंध बीकानेर से है। यह झील जूनागढ़ झील किले के सामने स्थित है। तालाब ये शाही धौलपुर में स्थित है। मचकुंड का संबंध धौलपुर से देखने को मिलता है, जिसका उपनाम तीर्थों का भांजा है। वही पुष्कर झील अजमेर में है। इसका उपनाम तीर्थों का माँ है। देवयानी मंदिर, यह इसका संबंध सांबर जयपुर से देखने को मिलता है, जैसे तीर्थों की नानी कहते हैं। आगे बढ़ते तो गौमुख कुंड, भोपाल सागर एवं मातृकुंडिया का संबंध हमें चित्तौड़गढ़ से देखने को मिलता है। मातृकुंडिया का उपनाम राजस्थान का हरिद्वार है। गढ़ीसर या गढ़ीसीसर झील हमें जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक विशेष नोट है, अर्थात सेम नाम के अनेक अधिक चीज़ें जिनका संबंध किन किन जगह से है। सावन भादो झील हमें अचलगढ़ सिरोही में देखने को मिलती है। सावन भादो नहर परियोजना कोटा जिले में देखने को मिलती है। सावन भादो कड़ाया देशनोक बीकानेर में देखने को मिलती हैं। सावन भादो महल दीग से संबंधित है। सावन भादो मूर्तियाँ सिरोही जिले से संबंधित है। सावन भादो झरना जोधपुर से संबंधित है। दूध तलाई झील उदयपुर से संबंधित है। बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर से संबंधित है। इसका उपनाम देखें तो रेगिस्तान का जलमहल है। आगे बढ़ते तो राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, इसका अर्थ देखें तो जिलों के वास्तविक रूप से विकृत या प्रदूषित आदि के रूप से बचाने हेतु किया जा रहा कार्य राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत सन 2001 से की गई। यह संयुक्त परियोजना है, अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 60% केंद्र सरकार एवं 40% राज्य सरकार का योगदान है। राजस्थान में शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से इसकी की गई। राजस्थान की कौन कौन सी झील इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें से पिछोला झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, नक्की झील, मानसागर झील का संबंध इस परियोजना से अर्थात इस योजना में शामिल है। आगे बढ़ते तो दूसरे प्रकार की झील देखने को मिलती हैं। खारे पानी की झील,
जिसमें हमारी पहली झील है सांबर झील। आप इस रफली डायग्राम के रूप में देख सकते हैं। इस झील की सीमा डीडवाना, कुचामन, जयपुर एवं अजमेर से देखने को मिलती है। इसकी स्थिति जयपुर जिले पुराने के अनुसार देखने को मिलती है, लेकिन यह वर्तमान में अजमेर, जयपुर, डीडवाना, कुचामन की सीमा पर स्थित है। इस झील से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील का क्षेत्रफल 1900 किलोमीटर से 230 किलोमीटर तक है। इस झील में प्रोटीन युक्त स्पाइरुलिना शैवाल की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। यहाँ बड़ी संख्या में राजहंस पक्षी या फ्लेमिंगो पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक विशेष नोट देखें तो नमक का उत्पादन समुद्री जल व खारे पानी के झीलों द्वारा किया जाता है। राजस्थान का नमक उत्पादन में भारत में स्थान देखें तो प्रथम नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान है। खारे पानी के झील द्वारा नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम है। संपूर्ण राजस्थान का कितने प्रतिशत नमक राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है तो 12% होगा। वही सांबर झील द्वारा कितने प्रतिशत नमक उत्पादित किया जाता है तो 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। वही आगे बढ़े तो संपूर्ण राजस्थान का कितने प्रतिशत नमक सांबर झील लगभग उत्पादन करती है तो यह 80 से 85% नमक उत्पादन करती है। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य क्यारी प्रणाली द्वारा किया जाता है, अर्थात जिस प्रकार खेत में गेहूं बोते समय में क्यारियाँ बनाई जाती है, उसी प्रकार सांबर झील में क्यारियों के द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन हेतु केंद्रीय उपक्रम हिंदुस्तान सांबर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है तथा इस उपक्रम की स्थापना सन 1966 में की गई। सांबर झील के खारे होने के क्या कारण है? यहाँ पे हमें क्षैतिज सागर के अवशेष देखने को मिलते हैं। वही दूसरा कारण देखें तो यहाँ की मृदा, भूमि व आंतरिक चट्टानों का लवणीय होना। वही तीसरा कारण देखें तो दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवनों के द्वारा कच्छ के रण से लवण को उड़ाकर राजस्थान में लाना। वही चौथा कारण देखें तो सांबर झील में जल लाने वाली नदियों का स्वयं लवणीय होना। प्रमुख नदियाँ देखें तो मेथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी सांबर झील में आकर गिरती हैं। मेथा नदी सर्वाधिक लवणीय नदी है। आप एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। सांबर झील में खारी नदी एवं खंडेला नदी, वही मेथा नदी एवं रूपनगढ़ नदी आकर मिलती है। दूसरी झील देखें तो डीडवाना झील। इसकी स्थिति डीडवाना कुचामन जिले में हमें देखने को मिलती है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राज्य उपक्रम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स के द्वारा उत्पादित किया जाता है। यहाँ उत्पादित होने वाले नमक में सोडियम सल्फेट की अधिक मात्रा होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं होता है तथा इस नमक का उपयोग हमें उद्योगों में देखने को मिलता है। यहाँ देशवाल जाति द्वारा नमक उत्पादित किया जाता है। यहाँ पे हमें एक देवल शब्द देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय रूप में निजी क्षेत्र में नमक उत्पादन का कार्य देवल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते तो तीसरी झील पंचभद्रा झील। इसकी स्थिति बालोतरा जिले में है। वहीं ओल्ड जिले के अनुसार देखें तो ये हमें बाड़मेर जिले में देखने को मिलती है। राजस्थान की लवणीय या सबसे खारी झील पंचभद्रा झील को माना जाता है। नमक लवणता या NaCl या सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें हमें 90% देखने को मिलती है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य पंचभद्रा सॉल्ट फैक्ट्री एवं खारवाल जाति द्वारा किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति मोरली या मोरडी की झाड़ी द्वारा करती है। राजस्थान में सर्वाधिक श्रेष्ठ कोटि का नमक इसी झील से के द्वारा हमें प्राप्त होता है तथा यह नमक USA में भी निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते तो अन्य खारी झीलें। रेवासा झील व प्रीतमपुरी झील का संबंध हमें सीकर से देखने को मिलता है। डेगाना झील का संबंध नागौर से देखने को मिलता है। कुचामन झील का हमें संबंध डीडवाना कुचामन से देखने को मिलता है। वही लूणकरणसर झील का संबंध बीकानेर से देखने को मिलता है। तार छापर झील का संबंध चूरू जिले से देखने को मिलता है। कावोद झील व पोखरण झील
का संबंध जैसलमेर से देखने को मिलता है। वहीं एक विशेष नोट देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी के जिले नागौर जिले में स्थित हैं तथा ये 33 सागर का अवशेष मानी जाती हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध नमक मंडी नावा अर्थात डीडवाना कुचामन जिले में है। इसी के साथ दोस्तों हमारे राजस्थान के प्रमुख जिले का टॉपिक समाप्त होता है। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।